हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाइटल साइंस क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। वाइटल साइंस तो वाइटल साइंस को हम हिंदी में जैविक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये जीवन के संकेत या जैविक चिन्ह या कार्डिनल साइन। तो वाइटल साइन टी, पी, आर एंड बीपी। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी को वाइटल साइंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस प्रोसीजर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट वाइटल साइंस। ये किस लिए करते हैं अपन? एक गाइडलाइन मिल सके, मॉनिटर कर सके, रिपोर्टिंग कर सके पेशेंट की और डॉक्यूमेंटेशन कर सके वाइटल साइंस को, इसलिए करते हैं वाइटल साइंस चेक। मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइंस इंक्लूड द चेकिंग द पेशेंट। मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं। टी का मतलब है टेम्परेचर, पी का पल्स, आर का रेस्पिरेशन और बी का ब्लड प्रेशर। एडिशनली न्यूरोसाइंस नर्स कैन बी इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ पीपल्स। इसमें पीपल का असेसमेंट और कर सकते हैं वाइटल साइंस में। और लेवल ऑफ कॉन्शियस, वो बेहोश है, होश में है कि कॉन्शियस है कि होश में है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो फिफ्थ, अगर वाइटल साइंस पूछे तो पेन है और इमरजेंसी में है तो पिपुलरी रिस्पॉन्स है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसको पेन पीपल रिस्पॉन्स देके जाते हैं और नॉर्मल सिचुएशन में पेन को माना जाता है फिफ्थ वाइटल साइंस। और पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखा जाता है। मूवमेंट एंड स्पीच ऑफ एडिशनल वाइटल साइंस। मूवमेंट एंड स्पीच ऑफ एडिशनल वाइटल साइंस। तो ये हो गया वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस के पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है इसके? आइडेंटिफाई द एक्सीडेंट्स एंड द एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम। एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए वाइटल साइंस का असेसमेंट करते हैं। मेजरिंग द वाइटल साइंस रैपिडली क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलनेस का मैग्नीट्यूड वगैरह का पता लगाने के लिए, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों को मापने से पता लगाते हैं कि महत्वपूर्ण इसके संकेत क्या है। मेजरिंग करते हैं इलनेस, बीमारी की। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डील विद द पैथोलॉजी और फिजियोलॉजिक स्ट्रेस। और जो पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक स्ट्रेस है, मतलब शारीरिक तनाव, उसका भी शारीर की क्षमता का पता लगाना इसके अंदर किया जाता है। कैन बी मेकर ऑफ क्रॉनिक इलनेस स्टेटस। और जो क्रॉनिक बीमारी है उसको भी मापने के लिए या फिर मार्क करने के लिए, ठीक है, मार्क करने के लिए वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। उसके बाद में है अफेक्ट करने वाले। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसके अंदर कौन से फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब फैक्टर कौन से हैं जो वाइटल साइंस को अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में पहला है एज के कारण अलग अलग हो सकता है बच्चों बड़ों में, जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। तो बच्चों और बड़ों में अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटा होता है तो बच्चा 80-20 तक नॉर्मल, 80-60 तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो एडल्ट हो जाता है तो 120-80 तक बीपी नॉर्मल माना जाता है। तो ये एज के अकॉर्डिंग हो सकता है। रेस्पिरेशन भी 16 से 20 तक अडल्ट में नॉर्मल होती है, बच्चों में 24 से 30-36 तक नॉर्मल हो सकती है, 30 तक। और पल्स भी बच्चों में ज़्यादा होती है, 120 से स्टार्ट होती है और 180 तक होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर 60 to 100 तक होती है। तो ये अलग अलग होता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जेंडर, मेल फीमेल में अलग चेंजेस हो सकते हैं, हेरिडेटरी के कारण हो सकते हैं, रेसेस जाति के कारण हो सकता है, लाइफस्टाइल के कारण इनमें चेंजेस आ सकता है, इन्वायरमेंट के कारण, कैसे इन्वायरमेंट रहते हैं, कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट रहते हैं तो उनके कारण चेंज आ सकता है। जो मेडिसिन लेते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। पेन के कारण, दर्द के कारण बीपी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, अलग अलग रीजन है। एक्सरसाइज और मेटाबॉलिज्म के कारण भी
बीपी वगैरह बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो इनके कारण भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिफरेंट एक्यूट इलनेस के कारण हो सकता है, डिफरेंट क्रोनिक डिजीज के कारण होता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी के कारण हो सकता है, मेटाबॉलिज्म पुअर और वेसल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल के कारण हो सकता है। अब है क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन क्या क्या होते हैं? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन वेरियस डिपेंडिंग ऑन जेंडर। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जेंडर पर डिपेंड कर सकता है, रिसेंट एक्टिविटी पर डिपेंड कर सकता है, फूड और फ्लूइड कंजप्शन। ठीक है, तो फूड अगर क्या खाना खाया है, फ्लूइड कितना लिया है, टाइम ऑफ द डे रिलेटेड ऑफ वुमेन, स्टेज ऑफ द मेसोसाइकिल की स्टेज के कारण भी डिस्टर्ब हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर कैन बी राइज ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शन डिजीज। जब भी कोई भी इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, ठीक है, अगर कोई संक्रमण होता है तो उसके कारण भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उनके कारण भी बढ़ जाता है। कोई फूड अगर खा रहे हैं तो उनके कारण भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और डे टाइम में और नाइट टाइम में इनमें भी चेंजेस हो सकता है। वुमेन में मेसोसाइकिल के टाइम टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो सकता है। तो क्लिनिकल साइन इज हाई टेम्परेचर आर स्वेटिंग, यूजुअली द कोल्ड हैंड्स, फूड हैंड्स, राइज द बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग कोल्ड एंड वार्म्स। तो ये होता है। उसके बाद में द पल्स रेट इज द मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट के कारण भी चेंज हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शन वगैरह के कारण बढ़ सकता है, इन्फ्लामेशन हो गया तो बढ़ सकता है, मेसोसाइकिल वगैरह में चेंज होता है, हार्मोन के कारण चेंज होता है फीमेल में, तो इनके कारण टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में पल्स जो है, पल्स रेट है द मेजरिंग ऑफ द हार्ट रेट। तो पल्स रेट और हार्ट रेट सेम है। तो द नंबर ऑफ द टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट, तो एक मिनट में कितनी बार जो बीट करता है हार्ट, तो वो पल्स कहलाती है, वो हार्ट बीट कहलाती है। ठीक है, देन पल्स आर मे बी फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, एक्सरसाइज के कारण बढ़ जाती है, बीमारी के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज बीमारी की इंजरी हो गई तो बढ़ जाएगी, इमोशनल होता है तो बढ़ जाएगी। क्लिनिकल साइन ऑफ द रैपिड पल्स, फास्ट हार्ट बीट, तो ये क्लिनिकल साइन है। रेस्टलेसनेस हो जाता है, पाल्पिटेशन हो सकता है पेशेंट के अंदर। कार्डिनल क्लिनिकल साइन है शो ऑफ द पल्स, फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंटॉलरेंस एक्सरसाइज ईटीसी देखने को मिलता है। ठीक है, अब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा पहले थोड़ा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसका प्रोसीजर पढ़ाएंगे। उसके बाद में रेस्पिरेशन रेट इज द नंबर ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ, कितनी बार सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। तो ये पर्सन टेक पर मिनट रेस्पिरेशन, एक मिनट में कितनी रेस्पिरेशन ले रहा है वो रेस्पिरेशन होती है। तो ये 16 से 20 तक नॉर्मल होती है। अगर वो 12 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रेडीपीनिया, और अगर वो 24 से ज़्यादा हो जाए तो वो टेकीपीनिया कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट में भी इंक्रीज विद द फीवर, फीवर के कारण बढ़ सकती है। जब कभी पेशेंट को बुखार आ जाता है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ सकती है। अगर कोई बीमार हो गया, इलनेस आ गई, तो रेट बढ़ सकती है। अदर मेडिकल कंडीशन के कारण भी रेस्पिरेटरी बढ़ सकती है। क्लिनिकल साइन द रैपिड ब्रीदिंग, इसमें क्या साइन कैसे मिलेंगे कि ब्रीदिंग तेज हो गई है। इंक्लूड द यूजिंग ऑफ एक्सिलरी मस्कुलेचर, इंटॉलरेंस ऑफ एक्सरसाइज और ईटीसी, एक्सरसाइज के कारण भी बढ़ सकता है। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg। तो मेजर विद द ब्लड प्रेशर ऑफ द कफ, ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप। जो बीपी मशीन होती है, बीपी कफ बांध के चेक किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक किया जाता है। बाय द नर्स के द्वारा चेक किया जा सकता है, या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर कर रहा है, दूसरा पेशेंट, दूसरा स्टाफ जिसे बीपी चेक करना आता है वो भी कर सकता है। इज द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स, आर्टरी वॉल्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, उसे बीपी कहते हैं। तो द नर्स हैज द हायर नंबर ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है,
द हायर नंबर और सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। रेफर ऑफ द प्रेशर्स इनसाइड द आर्टरी वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है थ्रू द ब्लड, तो उसके कारण बीपी बढ़ सकता है। द लोअर नंबर ऑफ, तो कम भी हो सकती है बीपी। द लोअर नंबर ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर्स रेफर टू द प्रेशर इनसाइड द हार्ट आर्टरी वेन द रिफिलिंग द ब्लड, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी उससे आते हैं। तो 120/80 बीपी होता है और ये अलग अलग कंडीशन में बढ़ जाता है, एक्सरसाइज वगैरह में बढ़ जाता है। कार्डिनल साइन ऑफ हाई बीपी आर हेडेक, ठीक है। अगर बीपी बढ़ता है तो क्या होगा, हेडेक होगा, सबसे मेन कारण हेडेक होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा और नोज ब्लीडिंग हो सकता है, फेशियल फ्लशिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब बीपी बढ़ेगा। क्लिनिकल साइन ऑफ लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी होगा तो क्या होगा, डिजीनेस होगा, फैटिग होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा और ब्लंट विजन, धुंधला दिखने लगेगा, नोजिया फीलिंग होगी, उल्टी जैसा, कोल्ड स्किन, ठंडा हो जाएगी स्किन, रैपिड हो जाएगी, सोलो ब्रीदिंग हो जाएगी, फैटिक देखने को मिलेगा, थकान और डिप्रेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में, थ्रस्ट देखने को मिल सकता है, प्यास ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बीपी की अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा कम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब है नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, टू फॉलो वाइटल टू आइडेंटिफाई द एसेस पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले असेसमेंट, तो व्हेन असेसिंग वाइटल साइन चेक द रिकॉर्ड फुल साइन, तो इवेलुएट ब्लड प्रेशर, पल्स, फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग। Evaluate blood pressures, pulse, frequently breathing, evaluate respiratory status, respiratory rate, evaluate heartbeat, evaluate body temperature। सबसे पहले अपन देखते हैं नर्सिंग ब्लड प्रेशर्स। तो नर्सिंग इंटरवेंशन गोल टू मेजर द फॉलोइंग वाइटल साइंस पेशेंट मेजरिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ब्लड प्रेशर देखते हैं, प्रोसीजर, ब्लड प्रेशर का प्रोसीजर। अब आगे है आपका प्रोसीजर, ये है मेन, ये वैसे पहले पढ़ाया हुआ था थोड़ा बहुत बीपी। अब है ब्लड प्रेशर का मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। पेशेंट फॉलोइंग ब्लड प्रेशर कैन बी टेकन इन द फॉलोइंग वे, बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं, इस तरीके से। तो पेशेंट ब्लड प्रेशर कैन बी टेकन इन फॉलोइंग वे, कुछ वे में चेक करेंगे, ठीक है। निम्न जो वे है, तो दिस मेथड इज रिप्रेजेंट नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। दिस मेथड, जो ये मेथड है वो नॉन इन्वेसिव मेथड है ब्लड प्रेशर चेक करने का। तो पहला है प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर है लाइक इन एवरी प्रोसीजर फर्स्ट वी नीड टू चेक पेशेंट आइडेंटिफाई, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर चेक करना हो सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिफाई चेक करेंगे कि कौन सा पेशेंट है, वही पेशेंट है जिसका आपको बीपी वगैरह चेक करना है। टू आस्क द पेशेंट ही हर, जो भी मेल है फीमेल है, फेमिलियर विथ प्रोसीजर, उसके फेमिलियर को भी पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, और मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके फैमिली मेम्बर को भी पूछ सकते हैं पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई, मतलब पता लगाएंगे कि वही पेशेंट है जिसका आप बीपी वगैरह चेक कर रहे हो, वही पेशेंट है क्या। तो उसके हाथ में आईडी बैंड लगा होगा, पेशेंट को नाम पूछ सकते हैं, ये ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसके फैमिली मेम्बर में जो पास में है उनसे उनका नाम पूछ देंगे और ये प्रोसीजर के बारे में भी उनको बताएंगे कि ये प्रोसीजर करने वाले हैं। सम टाइम पेशेंट्स कैन फील अनकंफर्टेबल, और कंफर्टेबल फील नहीं करता है ड्यूरिंग द एयर इन्फ्लामेशन, फीलिंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट के रिलेटिव से बात कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज कंप्रेस फ्यू प्री कंडीशन दैट कैन बी अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है।
तो दिस प्रोसीजर comprise few precondition that can be affect the measurement and value of blood pressure। तो पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए, प्री कंडीशन बता देनी चाहिए प्रोसीजर चेक करने से पहले, क्योंकि वो जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू वगैरह चेंज हो सकती है प्रोसीजर करने से पहले। आफ्टर प्लेसिंग द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे पहले पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा देंगे, लेटा देंगे, या तो सीटिंग पोजीशन में भी बीपी चेक कर सकते हैं या लेटी हुई पोजीशन में भी बीपी चेक कर सकते हो। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वेदर वी आस्क ही सी एंड डन सम फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसने की है कि नहीं की है उसके बारे में पूछ लेंगे। जैसे कभी कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे एक्सरसाइज करके आया है, दौड़ के आया है, सिगरेट स्मोकिंग करके आया है, तो उसके बीपी वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करके आए, वॉक करके भी आया तो भी फिजिकल एक्टिविटी के कारण बीपी ज़्यादा आ सकती है, तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में ड्रैग कॉफ़ी वगैरह पीने के कारण भी बीपी ज़्यादा हो सकती है। तो कॉफ़ी वगैरह अगर पेशेंट ने पी रखी है या पीने वाला है, पी है थोड़ी देर में, तो वो भी पूछ लेंगे, क्योंकि उससे भी क्या है कि उसके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग के बारे में पूछ लेंगे कि उसने स्मोकिंग तो नहीं की है, सिगरेट तो नहीं पी है। एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेसफुल, कोई स्ट्रेसफुल चीज़ एक्सपीरियंस तो करके नहीं आया, तो उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती, कम हो सकती है। वाइल प्रिपेयरिंग द इक्विपमेंट एपरेटस स्पेग्मोमेनोमीटर, ठीक है। अब क्या है, इक्विपमेंट प्रिपेयर करना है, तो एपरेटस देखना है, तो स्पेग्मोमेनोमीटर होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी इंस्ट्रूमेंट को नाम होता है स्पेग्मोमेनोमीटर, ठीक है। अगर कोई पूछे बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो स्पेग्मोमेनोमीटर, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, स्पेग्मोमेनोमीटर। नर्स ऑलवेज नीड टू टेक केयर अबाउट द साइज का सही शेप का जो है वो एपरेटस होना चाहिए। जो बीपी कफ है, कफ वो सही शेप का होना चाहिए। बच्चों के अंदर छोटा होता है, बड़ों के अंदर बड़ा होता है। जो ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, उनके लिए अलग होता है, थाई का अलग होता है, आर्म्स का अलग होता है। तो ये सही नर्स को पता होना चाहिए साइज वगैरह का ऑफ द कफ एंड परफॉर्म द डिसइंफेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड ओलिव्स, ठीक है। डिसइंफेक्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डिसइंफेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। और ओलिव फर्स्ट प्लेस द पेशेंट इज कंफर्टेबल पोजीशन। इफ द पेशेंट इज मूवेबल you can ask him her to take comfortable sitting position. If not, then whole procedure can be conduct while patient is lying on the his back, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है, आरामदायक स्थिति में। कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब हो गया आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति में लेटाना है। इफ द पेशेंट इज मूविंग अवेल टू हिम टू टेक कंफर्टेबल सीटिंग, उसे अगर सीटिंग पोजीशन में बिठा दे सकते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में अगर कोई ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, मूव नहीं करता है, तो उसे सीटिंग पोजीशन में बिठा सकते हैं। अगर वो सीटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं बैठ सकता, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे फिर सुला के जो बैक पे सो सकता है, मतलब सुपाइन पोजीशन में सीधा लेट के उसका बीपी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सीधा लेटा के। तो लाइंग द पेशेंट, देखो यहाँ पे का पेशेंट लाइंग ऑन द हिज बैक, बैक का मतलब हो गया वो अपनी कमर के बल लेट सकता है, मतलब सीधा सुपाइन पोजीशन में लेट सकता है, मतलब ऐसे करके सीधा पेशेंट सीधा लेट सकता है, ठीक है, इस तरह से। फॉर
रूटीन एंड डेली चेकअप ऑफ द ब्लड प्रेशर इज मेजर ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब उसके बाद में है जो बीपी चेक किया जाता है वो मोस्टली कहाँ के चलते हैं, रूटीन ब्लड चेक। जो बीपी जो है वो मोस्टली किस हाथ से किया जाता है, लेफ्ट हैंड से किया जाता है, लेफ्ट हैंड। सबसे जो करेक्ट चीज़ होती है कि लेफ्ट हैंड से बीपी चेक करना चाहिए। ठीक है, हैंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ बीपी, बीपी का एग्जामिनेशन करना है तो लेफ्ट हैंड का यूज करना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड जो इज मेजरिंग ऑन बोथ हैंड्स, दोनों हाथ से चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको दोनों हाथों से चेक कर सकते हैं बीपी, लेकिन लेफ्ट हाथ से एकदम करेक्ट आता है तो उससे ज़्यादा पहले उससे चेक करना चाहिए। अगर लेफ्ट हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आईवी लाइन डाली हुई है, वहाँ से चल रही है कुछ, तो आप फिर क्या कर सकते हो कि उसे राइट हैंड से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बोथ हैंड, होल हैंड और पार्ट ऑफ हैंड नियर द cubital region need to be released from the cloth, otherwise take into the accounts to impact the cloth on the blood pressure। ठीक है, अगर उसके क्यूबिटल फोसा मतलब हाथ पे कोई कपड़ा है जो टाइट है जिसके कारण बीपी सही नहीं आएगा तो उसको ऊपर कर दे, या तो ठीक है उसको क्या कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे, या फिर यहाँ से रिमूव कर दे, है ना, या फिर लूज कर दे। थोड़ा लूज कपड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर उसको टाइट ऐसे ऊपर करके आ रहा है, बीच में आ रहा है कब बांधने, तो वो हटा देना चाहिए, फिर बांधना चाहिए, नहीं तो उसकी क्या रीडिंग गलत आएगी। हैंड पोजिशन ऑफ द हार्ट लेवल फर्स्ट नीड टू बी रिलीज वाइल द पाम टू बी बोथ अपवर्ड्स। ठीक है, तो जो हैंड की पोजीशन होनी चाहिए वो हार्ट के लेवल के बराबर होनी चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी हार्ट के लेवल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पाम शुड बी ओपन टुवर्ड, और पाम ओपन होना चाहिए। कफ प्लेस 2 to 2.5 सेंटीमीटर अबव द एल्बो। ठीक है, ये जो कफ है वो कितना ऊपर होना चाहिए, जो कफ है वो होना चाहिए कम से कम कितना, 2 से 2.5, यहाँ से 2 से 2.5 ऊपर होना चाहिए, 2 to 2.5 सेंटीमीटर अबव द एल्बो टू नीड टाइट so much that can be easily rug one finger below। ठीक है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। जो बीपी कप बांधते हैं तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ से कि एल्बो से फिंगर से इजीली पालपेट कर सके अपन, इतना गैप होना चाहिए। ठीक है, इतना गैप होना चाहिए, स्टेथोस्कोप रख देना चाहिए, 2 इंच ऊपर होना चाहिए। और बीपी कफ को ना तो ज़्यादा टाइट बांधना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज बांधना चाहिए। ज़्यादा टाइट से भी रीडिंग गलत आएगी, और ज़्यादा लूज बांधेंगे तो भी रीडिंग गलत आएगी। ठीक है, पालपेट द ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी को पालपेट करें। ठीक है, यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी को पालपेट करें। प्लेस द स्टेथोस्कोप मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, और जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, इस तरह से स्टेथोस्कोप होता है, उसको क्या करें आप ब्रेकियल आर्टरी पर रखें और उसकी जो साउंड है वो सुने। यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन हार्ट बीट, हार्ट बीट को सुनने के लिए। ठीक है, उसके बाद में चूज द एयर रिफिल वाल्व दैट इज कनेक्टेड टू एयर इन्फ्लाम बल्ब। ठीक है, क्लोज करें उसको, क्या करें, क्लोज करें, क्लोज द एयर रिलीजिंग वाल्व, उसको जो वाल्व था उसको क्लोज करें, और एयर रिफ्लेक्शन बल्ब को। व्हेन द वाल्व इज क्लोज, वाल्व जब क्लोज हो जाए तो स्टार्ट टू इन्फ्लाम, और उसे पंप करें, इन्फ्लाम करें। ठीक है, इन्फ्लाम करें द एयर इनटू द कफ, इन्फ्लाम द एयर अंटिल टू द हेयर लास्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट। जब तक वो लास्ट साउंड नहीं सुनाई दे तब तक इसको इन्फ्लाम करता जाए, और उससे जब लास्ट साउंड बंद हो जाए तो उससे 10 या 20 ऊपर तक ले जाए। लुक एट द मैनोमीटर, रिमेन द वाल्व। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन बी एड मोर प्रेशर, इन्फ्लाम
व्हेन द वाल्व इज क्लोज, ये बता दिया मैंने। लास्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट, लुक द मैनोमीटर, रिमेंबर द वाल्व, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन ऐड मोर प्रेशर, एयर इन्फ्लाम बल्ब 25 to 30, जब तक वहाँ से जो साउंड बंद हो जाए तो वहाँ से 25 से 30 mm की ऊपर लेके जाना। द नेक्स्ट स्टेप इज स्लोली ओपन द वाल्व, फिर क्या करना है, धीरे धीरे वाल्व को ओपन करना है, ठीक है, वापस टू रिलीज द एयर, और एयर को क्या करना है, रिलीज करना है। जब एयर रिलीज होगी तो नीड टू बी स्लो, धीरे धीरे स्लो होना है, धीरे धीरे होना है, अराउंड 2-3 mm ऑफ एच सेकेंड, ठीक है, धीरे धीरे उसको रिलीज करना है। व्हेन यू आर हियर द लास्ट हार्ट बीट अगेन, तब आपको वो लास्ट हार्ट बीट सुनाई दे, ठीक है, तो उसे सुनाई दे तो लुक द मैनोमीटर एंड द मेम्ब्रेन, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द स्लोली रिलीज 20 to 30 of the air, after which you can be open air release valve free very fast, fill each, the value is 0 mm of Hg. First sound that you have be heard is the remember is consider to value is systolic blood pressure, जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है वो क्या कराता है, सिस्टोलिक बीपी कराता है, जो कि 120 mm of Hg जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड दैट हैव बी हर्ड दैट यू रिमेंबर कंसीडर टू बी वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो वो क्या कराता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कराता है। while the time of लास्ट हार्ट साउंड, जो लास्ट साउंड होता है वो कंसीडर होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो लास्ट हार्ट साउंड जो सुनाई देता है, लास्ट साउंड सुनाई देता है आपको, जो जहाँ पे साउंड धीरे धीरे पहले साउंड आता है फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो लास्ट साउंड होता है वो क्या रहता है, लास्ट डायस्टोलिक साउंड होता है, ठीक है। वैल्यू आफ्टर द प्रोसीजर कंप्लीट नॉट द वैल्यू, ठीक है, और कंप्लीट जो प्रोसीजर होने के बाद में वैल्यू को लिखना चाहिए पेशेंट चार्ट के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू कितनी है सबसे पहले का ध्यान रखना है, वैल्यू कितनी है, जैसे 130/90 इसकी वैल्यू आई है, mm ऑफ Hg आई है, ठीक है, mm ऑफ Hg के अंदर, और कितनी बजे चेक किया था, 8 AM या 8 PM जब भी चेक किया था, डेट कितनी थी, तो जो भी है 39 एंड 23, जो भी तारीख है वो लिख देंगे आप ऐसे। क्लीन और स्टोर द इक्विपमेंट, डिसइंफेक्ट सरफेस, ठीक है, और जो इक्विपमेंट वगैरह है उनको साफ करें, डिसइंफेक्ट करें, ओलिव टू स्टोथोस्कोप में ओलिव लगाएं, ऑयल, वॉश योर हैंड, आपने हाथों को अच्छे से धोए, वॉश करें, ठीक है, तो वो अच्छे से धोए। ये है बीपी का प्रोसीजर, ठीक है, बीपी चेक करने का प्रोसीजर। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखो, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर बता देता हूँ, ये आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इसके अंदर रीडिंग दिखाई देती है, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 200 तक ऐसे रीडिंग है। यहाँ से रीडिंग आपको पता चल जाएगी, ये सिस्टोलिक, जैसे ये डायस्टोलिक बीपी है, ये बीपी कफ है, ये जो बलून है इसे यहाँ से लॉक करके फिर फुलाना पड़ता है, जिससे क्या है ये पारा ऊपर जाएगा। ये स्टेथोस्कोप है, ठीक, ये स्टेथोस्कोप है जो इससे बीपी चेक करते हैं। उसके बाद में बीपी चेक करते समय देखो, ये सीटिंग पोजीशन में बीपी चेक कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन में, सीटिंग पोजीशन में, ठीक है, तो सीटिंग पोजीशन में पेशेंट के यहाँ पे बीपी कप बांधा जाता है, ठीक है, और ये स्टेथोस्कोप ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर लगा गए हैं, ठीक है, और ये लगभग हार्ट के लेवल के बराबर है, यहाँ बीपी जो इंस्ट्रूमेंट है पेशेंट के लेवल के बराबर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो बलून इन्फ्लाम कर रही है, और ये स्टेथोस्कोप लगा के रखा है, इसके द्वारा ये बीपी चेक हो रही है इस तरह से। ये देखो यहाँ पे
ये पोजीशंस, ये जो है स्टेथोस्कोप यहाँ लगाते हैं एग्जैक्ट, इसका जो साउंड आता है तब इसमें पता चल जाता है कि ये यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब ये सिस्टोलिक बीपी पे यहाँ पे साउंड आएगा और फिर धीरे 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 साउंड बंद हो जाएगा, तो ये डायस्टोलिक हो जाएगा। इस तरह से बीपी मेजर हो जाएगी। अब है हार्ट रेट, ये तो था बीपी, अब है हार्ट रेट। पेशेंट हार्ट रेट कैन बी टेकन इन फॉलोइंग वे, ठीक है। हार्ट रेट अलग अलग वे से चेक कर सकते हैं, फॉलोइंग वे। एक्सप्लेन द पेशेंट प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें, प्रक्रिया के बारे में बताएं, ठीक है। सबसे पहले प्रक्रिया के बारे में बताएं, उसके बाद में पेशेंट शुड बी रिलैक्स, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा तभी उसका जो हार्ट रेट या पल्स चेक करनी चाहिए, ठीक है। द पल्स कैन बी फाउंड ऑन द साइड ऑफ द नेक, ऑन द इनसाइड एल्बो और ब्रेस्ट, ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं, ब्रेकियल चेक कर सकते हैं, रेडियल चेक कर सकते हैं, अल्ना चेक कर सकते हैं, फ्यूमोरल चेक कर सकते हैं। फ्यूमोरल यहाँ मैं दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फ्यूमोरल बोन है वहाँ के नज़दीक रहती है, ठीक है। प्रिंसिपल, इट इज़ ईजियर टू टेक द पल्स ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट की पल्स होती है, जो रेडियल पल्स होती है, सबसे ईजी फील करने में। इसमें आपको प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को प्राइवेसी देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, सबके सामने चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूमोरल वगैरह चेक करनी है तो उसको प्राइवेसी की वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। कैरोटिड भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है कि ब्रेस्ट वाली चेक करें, ठीक है। यूज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, क्या करें, यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर टिप, प्रेस द firmly but gently on the arteries until you feel a pulse, ठीक है। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, ये तीनों उंगलियों से चेक कर सकते हो। मोस्टली जो है दो, फर्स्ट एंड सेकंड, इससे फील करो, ठीक है। ये जो दो हैं उससे फील करो और तीनों फिंगर से चेक कर सकते हैं। ये ऐसे करके तीनों फिंगर लगाओ और यहाँ पे जैसे लगाएंगे हाथ तो फील हो जाएगी। फिर उसे 1 मिनट तक चेक करना है, 1 मिनट से 30 मिनट तक चेक करना है। बिगिन काउंटिंग ऑफ द पल्स व्हेन द क्लॉक सेकेंड हैंड इज ऑन द 12, ठीक है। जैसे ये घड़ी में 12 पे आता है तभी स्टार्ट करनी है, फिर जैसे ही 1 राउंड होगा पूरा, ऐसे 1 राउंड होगा पूरा तो पूरी पल्स काउंट करनी है 1 मिनट तक, ठीक है। 1 मिनट तक उसको चेक करना है। 1 मिनट में कितनी बार आती है, 72 आती है, 78 आती है, तो वो उसकी पल्स हो जाएगी। काउंट योर पल्स फॉर 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड सुनना है मैंने, 1 मिनट 60 सेकेंड, काउंट योर पल्स 60 सेकेंड। Count your pulse 60 seconds for 15 seconds, then multiply by 4, calculate the heartbeat per minute, ठीक है। अगर 60 सेकेंड आपको सुनना है, कम से कम 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक। अगर आप 15 सेकेंड सुनते हो, 15 सेकेंड ही सुनते हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 30 सेकेंड सुनते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 60 की आ जाएगी। लेकिन बेस्ट यही है कि आप कम से कम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड तक आप क्या करो, पल्स को सुनो, ठीक है, महसूस करो, तभी आपको करेक्ट रीडिंग आएगी, ठीक है। फील करो। वाइल यू आर काउंटिंग डू नॉट वॉच द क्लॉक कंटिन्यूसली बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बीट ऑन द पल्स, ठीक है। आप वॉच को कंटिन्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप उसे देख लो एक बार, फिर उसके बाद में 60 पे आए तो बंद कर देना। लेकिन जो बीट है उस पर कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। बीट अगर मिस हो गई तो काउंटिंग गलत हो जाएगी और रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द रिजल्ट आस्क अनदर पर्सन टू काउंट यू फील।
अगर आपको मतलब इंश्योर नहीं हो, आप इंश्योर हो उसकी पल्स के चेक करने के मतलब आपने चेक की और आप इंश्योर हो कि आपको कंफर्म नहीं है कि इतनी ही है, आपने चेक की उसकी आई 80, ठीक है, और आपको कंफर्म नहीं है कि यार ये 82 ही है, तो आप दूसरे पर्सन को बोले, वो चेक करेगा, उससे फिर आप पूछेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट दिख रहा है, और पेशेंट का आपको कैसे चेक करना है, इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा है, और ये ब्रेस्ट पे तीनों अंगुलियां देखो दिख रही है आपको, ये ऐसे हाथ पे लगा के चेक करना है, और वॉच में देखना है। इस तरह से आप पेशेंट की क्या कर सकते हो, हार्ट बीट यानी पल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कर सकते हैं, डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 अंगुलियां लगा के देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कैरोटिड पल्स भी चेक ऐसे इस तरह से चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में, ये फर्स्ट क्लास है फंडामेंटल की, ठीक है, सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।